हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई एम विवेक सिंगल फ्रॉम tradingwithvivek.com। और आज हम बात करने वाले हैं निफ्टी के बारे में। बाजार में कुछ तेजी नजर आई है पिछले कुछ दिनों में, और पिछले कुछ दिनों में क्या, पिछले 1 वीक में, लेकिन थोड़ा सा डिप आया था उस बीच में और फिर से ऊपर चलना शुरू किया है। तो ऐसे में एक बार ये समझ लेना कि मार्केट का आउटलुक क्या है। क्या ये थोड़े ही दिन की रैली है या थोड़ा सा सस्टेन करने वाली है। तो अभी हाल फिलहाल में निफ्टी चार्ट क्या, यहाँ पर जो कैंडल्स बनी है वो क्या चीज इंडिकेट करती हैं, इस बात को समझ लेंगे। इस बात को समझने से कहीं ना कहीं फर्दर इन्वेस्टमेंट के लिए अगर हमारे पास पैसा है तो उसको लेकर क्लैरिटी आती है। इज इट द राइट टाइम टू इन्वेस्ट और वी शुड होल्ड फॉर सम करेक्शन, या फिर कोई ब्रेकआउट आने की हमें वेट करनी चाहिए। वैसे जितने भी अपने तरीके हैं मार्केट में इन्वेस्ट करने के, वो यही हैं कि अगर निफ्टी सस्ती हो जाए तो हमें लगा लेना चाहिए पैसा अच्छी कंपनीज में, और अगर ऊपर जाए तो अपने सिस्टमेटिक अप्रोच के हिसाब से, टेक्निकल चार्ट पैटर्न के हिसाब से हमें प्रॉफिट बुक करना चाहिए। लेकिन जब हम निफ्टी की बात कर रहे हैं, ओवरऑल मार्केट की बात कर रहे हैं, तो यहां पर एक मैंने कुछ वीडियोस बनाई थी, अभी 3 दिन पहले भी वीडियो बनाई थी 14th को, शेयर बाजार में बड़ी तेजी के संकेत। और एक वीडियो बनाई थी जिसमें कंप्लीट डिटेल निफ्टी की एनालिसिस की थी, विल द मार्केट क्रैश अगेन। ये 9 डेज में पहले बनाई थी लगभग। और इन दोनों दिनों में तब से अगर हम परसों की बात करें, मीन्स 14 जुलाई की बात करें, तो 14 जुलाई को जो वीडियो बनाई थी निफ्टी में मार्केट में बड़ी तेजी के संकेत, तो उसके बाद से पिछले 2 दिनों में लगातार यहां से मार्केट ऊपर गई है। और इस बात का पता चला था बाकी सारे स्टॉक्स, जो लीडिंग स्टॉक्स हैं, उनके चार्ट पैटर्न से, कि किस तरीके से हमें थोड़ा सा आइडिया मिलता है कि जो लीडिंग कंपनीज हैं वो किस तरह का चार्ट पैटर्न बना रही हैं। तो इस वीडियो को अगर आप देख लोगे तो आपको और ज्यादा अच्छे से आइडिया लग जाएगा कि कैसे हम इस चीज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अभी की अगर हम बात करते हैं तो अभी यहां पर एक गैप बना था, और वो गैप था ये एग्जैक्टली क्लोजिंग से लेकर, और यहां ये एक पूरी रेंज बनी थी गैप की। तो मैं पहले एक बार आपको एक दो गैप बताता हूं कि एक तो गैप ये बना था, इससे पहले एक और गैप यहां पर इस तरीके से बना था, और इससे पहले एक और गैप यहां पर बना था जो ये वाला था। यहां पर मिड में एक गैप बना था। तो लगातार यहां पर गैप डाउन होती हुई मार्केट आ रही थी, वापस से उछाल आता था, फिर से नीचे आता था। तो यहां इस जो फर्स्ट गैप डाउन था, इस गैप डाउन में क्या हुआ, मार्केट नीचे आई। नीचे आने के बाद में फिर से जो थोड़ा सा उछाल आया, लेकिन जहां से गैप आया था वहीं से ऊपर जाने के बदले उससे ऊपर क्लोज नहीं हो पाई। यानी कि जहां से गैप क्रिएट हुआ था वो ये वाला लेवल था, यहां से ऊपर, इससे ऊपर यहां क्लोज नहीं हो पाई। अगर हम इसकी बात करने लगे, एक लेवल्स की बात करने लगे क्रिएट करने की, तो मैं लेवल्स आपको बताता हूं कि अगर इस लेवल से ऊपर यहां ये क्लोजिंग होता तो इस गैप की इंपॉर्टेंस खत्म हो जाती है। लेकिन अभी इस गैप की इंपॉर्टेंस खत्म नहीं हुई कि जो सेलर्स थे, हैवी सेलर्स थे, उन्होंने यहां तक इस लेवल तक 17,000 450 70 तक प्राइसेस को आने ही नहीं दिया, और इससे नीचे उसको पहले धकेल दिया। सेम चीज इसने वापस से कोशिश की, जो इसने सेकंड गैप बनाया, और सेकंड गैप बनाने के बाद में वापस से आया, लेकिन जहां से गैप बना था इस लेवल से ऊपर इसने क्लोजिंग नहीं दी। इंट्राडे में इससे ऊपर आने की कोशिश की इस पर्टिकुलर कैंडल पर, अगर हम बात करें 3 जून को, लेकिन इसके जो गैप बना था सेकंड, इसके ऊपर इसने क्लोजिंग नहीं देने दी। अब जो ये थर्ड गैप बना, उसके बाद में, थर्ड गैप के बाद में इसने सेम लेवल पर फिर से सेम रेंज में आकर कंसोलिडेशन की कोशिश की। एक बार अटेम्प्ट किया लेकिन ऊपर क्लोजिंग नहीं दी, और रेड से कैंडल के साथ हमेशा जब भी हम बात करेंगे, जब भी एक लेवल से ऊपर क्लोज होने की बात करेंगे, तो वहां पर हमेशा ग्रीन कैंडल दिखनी चाहिए, क्योंकि रेड कैंडल हमेशा एक वीक सिग्नल होता है कि ऊपर खुला तो, लेकिन सेम लेवल पर सस्टेन नहीं कर पाया प्राइस और नीचे आ गया। तो यहां पर हमने सेम काम करना है। तो ये रेड कैंडल के साथ अगर ऊपर क्लोज भी हुआ, देन दिस इज नॉट ए वैलिड कैंडल। आप इस बात को, नई चीज हो सकता है आप सीख रहे हो आज, और इसके ऊपर फिर ग्रीन कैंडल के साथ क्लोजिंग नहीं हुई, लेकिन एक अटेम्प्ट इसने वापस से नीचे की तरफ आया, जो गैप का लोअर रेंज थी वहां पर आया, और यहां से वापस से सपोर्ट ली इसने, और सपोर्ट लेकर तेजी से वापस से ऊपर गया, और आज ये इस गैप के ऊपर बंद हुआ है। यानी कि अगर मैं वापस से सारी ड्राइंग एक बार हटा दूं और आपको फिर से ठीक से समझाऊं, तो यहां पर गैप क्रिएट हुआ था किस रेंज में, गैप इस रेंज में क्रिएट हुआ था, और जो इसका फर्स्ट अटेम्प्ट था ऊपर आकर क्लोज होने का, वो रेड कैंडल होने की वजह से वापस ये वैलिड नहीं रहा, ये ऊपर की तरफ क्लोज
क्लोज होना वैलिड नहीं रहा और फिर से नीचे आया। नीचे इसने सेम लेवल पर सपोर्ट लिया जो गैप की रेंज का लोअर लेवल था, वहां इसने सपोर्ट लिया, फिर से ऊपर गया और आज इसने ऊपर की तरफ यहां से ब्रेकआउट देकर क्लोजिंग की है ग्रीन कैंडल के साथ। तो ये जो यहां पर गैप क्रिएट हुआ था, जिन सेलर्स ने यहां पर ये गैप क्रिएट किया था, यानी कि उनके उनके ऊपर ये काउंटर अटैक है कि आपने जो माल बेचा था, आप जो यहां पर माल बेचना चाह रहे थे और जिन्होंने वापस से दोबारा से अटैक किया भी था, आज बायर्स ने उनके ऊपर विनिंग की है, बायर्स उनके ऊपर आज हावी रहे हैं। अब नेक्स्ट लेवल क्या आता है? नेक्स्ट लेवल आता है अब हमारा जो इससे पहले वाला गैप था, ये हमारा एक लेवल निकल कर आता है और जो सपोर्ट इससे पहले यहां पर बनी थी 15,500 पर बनी थी, ये सपोर्ट ऊपर की तरफ खिसक कर पहुंच जाती है 15,875 पर एंड रेसिस्टेंस आज की डेट में बन जाता है 16,680 पर। अब जो रेंज है मार्केट की, मेरे हिसाब से वो इतनी बड़ी रेंज है और इस बड़ी रेंज में मार्केट अब हो सकता है कुछ दिन रहे, कुछ हो सकता है वीक रहे और हो सकता है 1 मंथ भी यहां पर निकाल दे। क्यों? क्योंकि एक बड़ा जो रेसिस्टेंस यहां पर है, जो गैप वाला रेसिस्टेंस है, गैप वाला रेसिस्टेंस हमेशा एक अच्छा स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस होता है और सेम लेवल पर इसने रेसिस्टेंस दोबारा भी दिखाया। हो सकता है यहां से ऊपर चलता जाए एंड इमीडिएटली 16,680 के आसपास चला जाए, लेकिन इस रेंज में एक वापस से रेसिस्टेंस लगता हुआ नजर आएगा। वो रेसिस्टेंस के बाद क्वाइट पॉसिबल है कि वापस से सेम लेवल पर सपोर्ट बनाने आए, जैसे यहां पर ये सपोर्ट बनाने आया था इस रेंज में, वापस से इस रेंज में सपोर्ट बनाने आए और सपोर्ट बनाने के बाद में ये फिर इस रेंज को जो सेकंड रेसिस्टेंस है यहां से ऊपर निकल जाए। तो अभी फिलहाल जो चार्ट पैटर्न बनता हुआ नजर आता है वो एग्जैक्टली सेम तरीके से नजर आता है कि पहले रेसिस्टेंस पर जाएगा, यहां ये एक रेसिस्टेंस फेस करेगा, वापस से इसको नीचे धकेला जाएगा, ये जो अभी वाला लेवल है यहां पर सपोर्ट लेगा इस रेंज में और सपोर्ट लेने के बाद में फिर ये इस रेसिस्टेंस को जो फिलहाल रेसिस्टेंस नया है ऊपर की तरफ 16,680 वाला, इसको ब्रेक करके ऊपर निकलेगा। तो जो नियर फ्यूचर है, नियर फ्यूचर में इस तरह की यहां पर मूवमेंट नजर आती है। तो मेरा यहां पर मैं इस तरह की सिचुएशन में क्या करता हूं कि अगर अपने कुछ स्टॉक्स टेक्निकल चार्ट के बेस पर प्रॉफिट बुकिंग दिखा रहे होते हैं, चाहे वो शॉर्ट टर्म वाली प्रॉफिट बुकिंग हो और वो प्रॉफिट बुकिंग यहां निफ्टी के रेसिस्टेंस के टाइम पर हो, तो उस टाइम पर हमेशा शॉर्ट टर्म बेसिस पर प्रॉफिट बुक कर लेना एक समझदारी होती है। क्यों? क्योंकि एक बार रेसिस्टेंस फेस होता है तो वापस से मार्केट के नीचे आने के चांसेस होते हैं और नीचे जब मार्केट आती है, अगर निफ्टी 1% आता है तो जो टेक्निकली वीक हो चुके होते हैं या जिनके टेक्निकली टारगेट हिट हो चुके होते हैं वो ज्यादा स्पीड से नीचे चले आते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि हम यहां पर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं, हम मिड टर्म इन्वेस्टर्स हैं या हम शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं। तो वैसे तो मिड टर्म इन्वेस्टर कुछ नहीं होता, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर होता है या फिर लॉन्ग टर्म ट्रेडर, शॉर्ट टर्म ट्रेडर, मिड टर्म ट्रेडर। तो मैं बेसिकली इन्वेस्टर नहीं हूं, मैं ट्रेडर ही हूं। लोग काफी सारे लोग इस बात में मुझे गलत समझ लेते हैं, विवेक भाई जब आप फ्यूचर एंड ऑप्शन नहीं करते हो, इंट्राडे नहीं करते हो, तो आप ट्रेडर कहां से हुए? ट्रेडर का मतलब हमेशा इंट्राडे या फ्यूचर एंड ऑप्शन नहीं होता। ट्रेडर का मतलब ये भी होता है दैट आई हैव बॉट समथिंग टू सेल एट ए लेटर डेट, समटाइम्स आफ्टर 2 years, 3 years, 1 year, 6 months, 2 months, 2 वीक्स, 3 वीक्स। लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि हमने आज बाय किया, कभी भी नहीं सेल करने के लिए। जैसे वारेन बफेट जी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करते हैं या फिर राकेश झुनझुनवाला जी की कुछ कंपनीज में वेरी लॉन्ग टर्म से इन्वेस्टमेंट है, और या फिर प्रोमोटर्स जैसे अपनी कंपनीज में इन्वेस्टेड होते हैं, तो उस चीज को इन्वेस्टमेंट कहते हैं। लेकिन बाकी सब यहाँ पर ट्रेडिंग ही है। तो फिलहाल निफ्टी मुझे यहाँ से, मार्केट यहाँ से स्ट्रॉन्ग नजर आती है। कितने परसेंट? अगर हम यहाँ पर परसेंटेज कैलकुलेट करने लगे करंट प्राइस से रेसिस्टेंस तक, तो ऑलमोस्ट 2.5% का यहां से सीधा सीधा उछाल नजर आता है। नेक्स्ट मींस इधर इन दिस वीक और नेक्स्ट वीक, और उसके बाद में सेम रिट्रेसमेंट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, और ये सीधा ऊपर भी जा सकता है। लेकिन फिलहाल मार्केट ऊपर है और अगर नीचे आई भी, यहां से वापस से नीचे आई सेम सपोर्ट लेने के लिए, तो उसके बाद जो उछाल आएगा वो पहले वाले से ज्यादा उछाल आने की उम्मीद है। उसका एक और रीजन है। वो रीजन क्या है मैं आपको यहां पर बताता हूं कि फिलहाल जो निफ्टी डाउन ट्रेंड में चल रही है, डाउ थियरी के बेस पर, अगर ये यहां से सपोर्ट लेकर पहले वाले रेसिस्टेंस के सामने आती है
और फिर वापस से सेम लेवल पर सपोर्ट लेती है, ये यहां पर भी सपोर्ट लेती है और उसके बाद में और ऊपर चली जाती है, तो डाउन ट्रेंड से ये अप ट्रेंड में चली जाएगी। 2 स्टेप अप, 1 स्टेप डाउन, 2 स्टेप अप, 1 स्टेप डाउन, इस तरीके से शुरू हो जाएगा। डाउ थ्योरी को समझने के लिए बिल्कुल स्पेसिफिक होने की कभी भी जरूरत नहीं होती कि परसेंटेज वाइज हमें एकदम से मेजर करके, जैसे हम स्केल के बेस पर या कंपास लेकर काम करते हैं वैसे करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि ये कोई ड्राइंग नहीं है और यहाँ पर ड्राइंग के नंबर नहीं मिलते, मार्क्स नहीं मिलते। यहाँ पर मार्केट करना क्या चाहती है, ऑपरेटर करना क्या चाहता है, उस चीज को समझने की यहाँ पर जरूरत होती है। और एक बात हमेशा ध्यान रखना, मार्केट नीचे जा सकती है, नीचे रह नहीं सकती। तो इस बात को समझते हुए जब हम मार्केट में ट्रेड करते हैं अच्छी कंपनीज में, तो थोड़ा सा बेटर रहता है और हम मार्केट में स्टॉप लॉस हिट करके ऊपर के खरीदे हुए स्टॉक्स को नीचे के प्राइस पर बेच के, और जब वापस से स्टॉक प्राइस ऊपर चले जाए तो पछताने से बच जाते हैं। तो यहाँ सीखने की जरूरत होती है, सीखकर करने से हमेशा या तो हम प्रॉफिट बुक करते हैं या कुछ नहीं करते हैं, फिर से प्रॉफिट बुक करते हैं, फिर कुछ नहीं करते हैं, फिर प्रॉफिट बुक करते हैं, फिर कुछ नहीं करते हैं। यानी कि एक बार प्रॉफिट बुक होता है, फिर कंसोलिडेशन में या नीचे की गिरावट में हम चुप बैठ जाते हैं, फिर ऊपर जाना शुरू करती है, हम फिर से प्रॉफिट बुक करना शुरू करते हैं, फिर से नीचे आना शुरू करती है, हम फिर से चुप रह जाते हैं और फिर से प्रॉफिट बुक करना शुरू करते हैं जब ऊपर जाती है। तो फाइनली हम हमेशा प्रॉफिट बुक करके निकलते हैं। स्टॉप लॉस के चक्कर में रहने से बहुत ज्यादा बेटर है कि हम कंपनी के सिलेक्शन में स्टॉप लॉस लगा लें। तो जितना डर स्टॉक प्राइस के नीचे आने पर लगता है, अगर हम स्टॉक्स में एंट्री करने से पहले उस कंपनी के बिजनेस और फंडामेंटल्स को अच्छे से समझ लें, तो शायद ये डर हमारा निकल जाएगा और हम हमेशा जिस पर्पज से स्टॉक मार्केट में आए हैं पैसा कमाने के लिए, शायद हम अच्छा पैसा कमा पाएंगे। तो कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक सब्सक्राइब कर लो यार। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।